चलो हम स्टार्ट करते हैं साइंस का चैप्टर 1 मैटर इन आर सराउंडिंग। तो देखो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि मैटर क्या होता है, इसके बारे में सीखते हैं। मैटर मैटर होता क्या है, तो देखो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड इज फेल्ट बाय सेंस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज जिसका अपना मास है, जो जगह घेरती है और जिसको हम महसूस कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर। अब हमारे इंडियन फिलोसोफर जो थे, पुराने ऋषि मुनि, तो उन्होंने भी मैटर के बारे में कुछ बताया था। देखो अकॉर्डिंग टू इंडियन एंशियंट फिलोसोफर, मैटर इज इन फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। मैटर जो था किस फॉर्म में होता है, 5 बेसिक एलिमेंट, 5 बेसिक एलिमेंट फॉर्म में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पंच तत्व। फर्स्ट है एयर यानी हवा, दूसरे ही है अर्थ पृथ्वी, फायर अग्नि, स्काई आकाश एंड वाटर यानी कि पानी। आगे देखो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। कितने नंबर में पूछा जाएगा, 3 नंबर में तो मिनिमम पूछा ही जाता है। तो देखो सबसे पहला है मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। तो मैटर जो है वो किससे मिलकर बनता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट बिटवीन देम, इनके बीच में क्या होती है, खाली जगह होती है। इसको शो करने के लिए कैसे बताओगे कि खाली जगह होती है, एनसीईआरटी में हमारे पास ना एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है छोटा सा, देखो विजिबल है ना, हाँ। यहाँ देखो इसने एक चाइना डिश ले रखी है। देखो यहाँ पर इसने क्या ले रखा है, वाटर ले रखा है, पानी। इसमें ना ऐड सॉल्ट करता है, यानी ये नमक को इसमें मिलाता है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, ये इसको चम्मच से घोल देता है ढंग से। थोड़ी देर बाद देखोगे क्या, अ, नमक जो है पानी के अंदर घुल जाता है। तो अब इस एक्सपेरिमेंट से क्या शो होता है कि भाई नमक कहाँ गया। तो यहाँ देखो, when we dissolve salt in water, the particle of salt get into the space between the particle of water। तो वाटर के पार्टिकल के बीच में जो खाली जगह थी ना, तो वो जगह में जाके सॉल्ट क्या हो जाती है, वो जगह ले लेती है। ठीक है, आगे देखो अगला जो है हमारे पास नेक्स्ट जो है वो कहता है पार्टिकल आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन। पार्टिकल जो है कॉन्टिन्यूअस मोशन में होते हैं। इसके लिए आप क्या बोल सकते हो, इसके लिए एक्सपेरिमेंट जो है, इसमें आप एक गिलास में पानी लीजिए, वाटर लो, और उसके अंदर क्या करो, उसके अंदर 2 या 3 ड्रॉप जो है इंक की डालो। थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे कि पानी में पूरे में इंक फैल जाती है। तो पानी में इंक कैसे फैली, जो पार्टिकल जो है ना मैटर के, वो कॉन्टिन्यूअस मूव कर रहे थे और चारों तरफ उस इंक को फैला देते हैं। थर्ड है पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर बाय अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल जो है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे पता चलेगा, या पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अट्रैक्ट वन एंड अनदर। ये कैसे आप देख सकते हो, इसके लिए जैसे मान लो एक टैब है, टैब को खोलो तो पानी नीचे गिरता है। तो जैसे ही आप क्या करोगे, अपनी फिंगर से उसको कट करने की कोशिश करोगे, कट तो हो जाएगा, जैसे ही फिंगर हटाओगे वो दोबारा क्या होगा, दोबारा वो जुड़ जाता है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि पार्टिकल जो है अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को, और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर, अगर हम बात करें स्टेट ऑफ मैटर की, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप। तो कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट। पार्टिकल अरेंजमेंट के हिसाब से हम कर सकते हैं। बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल में एनर्जी कितनी है उस हिसाब से कर सकते हैं। और थर्ड है बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल, पार्टिकल के बीच में कितनी डिस्टेंस है उस बेसिस पर हम कर सकते हैं। हमारे पास 5 स्टेट ऑफ मैटर होती है। 9th में आपको कितनी पढ़नी है, 3 पढ़नी है, प्लाज्मा और बॉस, आइंस्टाइन, कंडेंस स्टेट, ये आपको नहीं पढ़ना। हमें क्या पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ठीक है, सबसे पहली स्टेट जो है वो है सॉलिड। इसके बारे में देखो, पार्टिकल अरेंजमेंट देखो इसका कितना आसपास है, स्पेस बहुत कम है इनके पार्टिकल के बीच में। ठीक, नेक्स्ट पेज पर देखो, तो सॉलिड के करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं हम। अच्छा ये क्या है, रेड रेड, इसको इग्नोर करना प्लीज। देखिए फिक्स्ड मास होता है, सॉलिड का मास कैसा होता है, फिक्स्ड, एंड वॉल्यूम भी होता है इसका फिक्स्ड, एंड शेप भी फिक्स। यानी सॉलिड जो है इनके मास फिक्स होंगे, मास फिक्स होगा, वॉल्यूम फिक्स होगा, और इसकी शेप भी क्या होगी, फिक्स।
इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लीस्ट, इनके पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है वो सबसे कम होगा। इनकम्प्रेसिबल, ये कंप्रेसिबल नहीं होते, अगर कंप्रेस करोगे तो क्या होगा, ये ब्रेक कर जाएंगे, टूट जाएंगे। हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज, इनकी डेंसिटी हाई होती है और ये आसानी से डिफ्यूज अदर पार्टिकल के साथ नहीं होते। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, क्योंकि पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर वेरी क्लोजली पैक्ड, बोल रहे हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है यानी जिनसे मिलकर सॉलिड बना होता है वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब देखो लिक्विड, लिक्विड में देखो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, इसमें सॉलिड से ज्यादा गैप है। तो देखो नॉट फिक्स्ड शेप, इसकी शेप तो फिक्स होती ही नहीं है, जिस बर्तन में जिस वेसल में आप सॉलिड को डालोगे उसी की जगह ले लेगा, ठीक है, उसी की शेप ले लेगा। बट फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम तो फिक्स होता है ना, अगर 200 ml मान लो वाटर है तो 200 ml ही तो रहेगा और मास भी उसका क्या रहेगा, फिक्स, ठीक है। बस आप क्या करोगे, जिस बर्तन में इसको डालोगे ये इसको शेप ले लेता है, यानी शेप फिक्स नहीं होती, वॉल्यूम फिक्स होगा और मास भी क्या होगा, फिक्स। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जर देन सॉलिड, सॉलिड से इंटर सॉलिड से जो है पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होता है। ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, आप इसको भी कंप्रेस नहीं कर सकते। डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड एंड कैन डिफ्यूज, डेंसिटी इनकी सॉलिड से कम होती है और ये डिफ्यूज कर सकते हैं। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन सॉलिड, सॉलिड से कम होगा, क्यों, क्योंकि पार्टिकल जो है अरेंजमेंट जो है पार्टिकल का वो क्या है, इनके बीच में गैप है। उसके बाद थर्ड, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर लेस क्लोजली पैक्ड एज कंपेयर टू सॉलिड, सॉलिड के मुकाबले यहाँ पर क्लोजली पैक्ड तो है लेकिन उतना ज्यादा क्लोजली भी पैक्ड नहीं होते। थर्ड पर आती है गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट में देखो नाइदर फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम, ना तो फिक्स शेप है ना ही फिक्स वॉल्यूम है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है, जब हम इनको मेजर करते हैं तो पार्टिकल रैंडमली मूव करते हैं और हम इनको क्या नहीं कर पाते, मेजर नहीं कर पाते, ठीक है। ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है ना ही इसकी शेप फिक्स होती है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा इनके बीच में गैप होता है। हाईली कंप्रेसिबल, ये बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। कितने कंप्रेसिबल होते हैं, इतने कंप्रेसिबल होते हैं कि इसको हम लिक्विफाई भी कर सकते हैं। जैसे घर में सिलेंडर देखते हो ना, उसके अंदर क्या लगता है कि लिक्विड भरा हुआ है, जब हम उसको हिलाते हैं तो, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, गैसेस को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, इतना ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं कि इसकी स्टेट जो है सॉलिड, इसकी स्टेट जो है गैस से किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। डेंसिटी इज लीस्ट एंड डिफ्यूज, डेंसिटी सबसे कम होती है क्योंकि पार्टिकल बहुत दूर दूर है और आसानी से ये डिफ्यूज भी हो जाते हैं। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकेस्ट होगा, सबसे कम होगा, क्यों, क्योंकि पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस क्या है, सबसे ज्यादा है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर फ्री टू मूव अबाउट, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो आसानी से मूव कर जाते हैं फ्रीली। अब अगला वाला जो है ये तो टॉपिक कटा हुआ है, नेक्स्ट पेज पर हम अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। अगले टॉपिक में देखो ये भी कटा हुआ है, ठीक है, विजिबल है ना, हाँ ये भी कटा हुआ है। यहाँ से माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, सॉलिड की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो देखो सॉलिड हैज डेफिनेट शेप, इनकी शेप कैसी होती है, डेफिनेट, एंड वॉल्यूम एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम, और इनका वॉल्यूम भी क्या होगा, डेफिनेट। बिकॉज द पार्टिकल आर लॉक्ड इनटू स्पेस, क्योंकि इनके पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड डू नॉट फ्लो इजिली, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज पार्टिकल कैन नॉट मूव ऑब्लिक स्लाइड पास्ट वन अनदर, एक दूसरे को स्लाइड नहीं कर सकते, क्यों, ये देखो ना इनका अरेंजमेंट है कैसा, बहुत पास पास है, तो इतना ज्यादा गैप ही नहीं है जो ये एक दूसरे को क्या करे, एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर जाए या मूव कर जाए, ठीक है। सॉलिड आर नॉट इजिली कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल नहीं होते बिकॉज देर इज अ लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल, पार्टिकल के बीच में बहुत बहुत कम स्पेस होता है, इसीलिए सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर कंप्रेस करोगे तो क्या होगा, ब्रेक कर जाएंगे, टूट जाएंगे। माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है, सॉलिड की करेक्टरिस्टिक्स पूछ लेता है, लिक्विड की भी पूछ लेता है कितनी बार, और कितनी बार गैसियस की भी पूछ लेता है, गैसियस की भी, ठीक है। तो इसके 3-4 पॉइंट आपको याद होने चाहिए।
अब लिक्विड के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्या है? लिक्विड आर नॉट इजिली कंप्रेसिबल, ये भी आसानी से कंप्रेस तो नहीं होते। एंड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है बिकॉज देयर इज अ लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, पार्टिकल के बीच में फ्री स्पेस कम होता है, इसीलिए इसका वॉल्यूम क्या होता है? डेफिनेट होता है। लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होती। क्यों? क्योंकि जिस शेप में आप रखोगे ना उसकी ये सॉरी जिस बर्तन में आप रखोगे उसकी ये शेप ले लेता है। लिक्विड फ्लो इजिली बिकॉज द पार्टिकल कैन मूव ऑब्लिक स्लाइड पास्ट अनदर, स्लाइड तो कर पाते हैं ये। क्यों? क्योंकि इनके बीच में तो गैप है, यहाँ देखो इनके बीच में स्पेस होता है और सॉलिड से थोड़ा ज्यादा होता है, इसीलिए ये मूव कर पाते हैं और इसीलिए फ्लो भी कर जाते हैं आसानी से। लिक्विड फ्लो इजिली, अच्छा ये रिपीट हो गया लाइन, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद थर्ड देखो, माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। गैसेस में अगर हम बात करें, गैसेस आर इजिली कंप्रेसिबल, गैसेस जो हैं आसानी से इनको कंप्रेस किया जा सकता है बिकॉज देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ फ्री स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, इसीलिए हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं और इतना कंप्रेस कर सकते हैं कि इसको लिक्विफाई भी करा जा सकता है। गैसेस फ्लो वेरी इजिली बिकॉज द पार्टिकल रेंडमली मूव पास्ट वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर से क्या कर जाएंगे? मूव कर जाएंगे, इसीलिए गैसेस जो है फ्लो कर सकते हैं आसानी से। गैस हैव एन इनडेफिनेट शेप, इनकी शेप भी इनडेफिनेट होती है, अनिश्चित होती है, और वॉल्यूम भी इनडेफिनेट अनिश्चित होता है। क्यों? बिकॉज पार्टिकल कैन मूव पास्ट वन अनदर, एक दूसरे से ऊपर से क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। नॉन इवेल्युएटिव, इनको इवेल्युएट नहीं करा जा सकता। ये वाला टॉपिक कटा हुआ है। नेक्स्ट वाला टॉपिक आप देखिए एक बार। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर का मतलब क्या है? एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कैसे चेंज होता है। वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड एज आइस, वाटर जो है यानी पानी जो है 3 स्टेट में पाया जाता है। सॉलिड एज आइस यानी सॉलिड जो होता है बर्फ के रूप में होता है, लिक्विड जो होता है वाटर के रूप में होता है, गैस जो होता है एज वाटर वेपर के रूप में होता है। उसके बाद देखो एक नया टॉपिक जो है वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है? द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? जब सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाए? वेपर में, वेपर में, या इसके ऑब्लिक में लिख सकते हो गैस में कन्वर्ट हो जाए, या वेपर या गैस जो है दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाए? सॉलिड में ठंडा करने पर, कूलिंग पर। तो इसको हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया, कैम्फर कपूर हो गया ये, और आयोडीन। ठीक है, तो ये सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हो जैसे कपूर को खुला छोड़ दो, कुछ टाइम बाद वो गायब हो जाता है, उड़ जाता है। नेफ्थलीन बॉल इसका और भी अच्छा एग्जाम्पल है। जो कपड़ों में गोलियां नहीं रखते व्हाइट कलर की, उसको क्या बोलते हैं? नेफ्थलीन बॉल। अगर रखोगे तो कुछ टाइम बाद क्या होगा? नेफ्थलीन बॉल गायब हो जाती है। कैसे? वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट होगी? सीधा गैसियस में। स्मेल तो आ रही होती है उसकी, लेकिन वो क्या होती है? जनरली सॉलिड से गैसियस फॉर्म में आ जाती है और वो हमें क्या लगता है? खत्म हो गई। ठीक है, अब आगे देखो, अमोनियम क्लोराइड भी यही है, आयोडीन भी ऐसी है। आयोडीन को भी रखोगे तो क्या होगा? हीट अप करने पर ये भी सीधा गैसियस फॉर्म में आ जाते हैं, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसियस फॉर्म में आ जाएंगे, लिक्विड फॉर्म इनकी एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में होगा क्या? बीच वाली जो लिक्विड स्टेट है ना, ये लिक्विड स्टेट आती ही नहीं है। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, द टेम्परेचर the temperature effect on heating a solid varies depending on the nature of the solid and condition required in bringing the change। क्या कहता है? इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, ये कह रहा है कि भाई अगर टेम्परेचर चेंज करोगे ना तो हीट करने पर सॉलिड जो है ना अपने नेचर के हिसाब से क्या करेगा? अपने अंदर चेंज लाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आइस है, बर्फ है, तो उस वाले केस में क्या होगा? अगर उसको हीट करोगे तो हीट करने के बाद वो किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। फिर लिक्विड को और ज्यादा हीट करोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर वेपर में। लेकिन इन केस मान लो अमोनियम क्लोराइड है, इसको हीट अप करोगे ना ये सीधा गैसेस फॉर्म में आ जाएगा, और जब इसको कूल डाउन करोगे ना ये सीधा किस में आ जाएगा? सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज करके भी आप क्या कर सकते हो? मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हो। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस
which overcome the force of attraction between the particle, thereby solid melt and converted into liquid। क्या कह रहा है कि जैसे ही टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से पार्टिकल जो है तेजी से मूव करने लगते हैं और मूव करने की वजह से उनके अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से सॉलिड जो है मेल्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। और जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट जो है आइस का 273 केल्विन है। 0.16 को हम इग्नोर करते हैं और इसको हम लिख सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आगे देखो, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। यहां पर देखो मेल्ट करना जो है इसका मतलब क्या है, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है ना तो इसको हम फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, इसके लिए ना एनसीईआरटी में बहुत ही सुंदर सा एक डायग्राम है, इसको हम देखकर समझते हैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आओ देखते हैं। ये रहा हमारे पास डायग्राम। देखो, अगर लिक्विड जो है, लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो इसको हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन। ऐसे ही लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट होता है तो इसको कहते हैं वेपराइजेशन। अगर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, सॉलिड अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन, पढ़ा था ना अभी। और अगर गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है तो इसको हम डिपोजिशन कहते हैं। डिपोजिशन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारा जो सब्लिमेशन जो हुआ था ना तो उसमें सब्सटेंस क्या हुआ था, गैसेस फॉर्म में आ गया था। जैसे कूल डाउन करोगे दोबारा वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। एक और इसमें अमोनियम क्लोराइड का है, ये भी देख ही लो एक बार। अमोनियम क्लोराइड, इसके अंदर देखो चाइना डिश ले रखी है, इसने यहाँ पर कॉटन लगा रखा है। जब ये हीटअप करा जाता है तो जो ये अमोनियम क्लोराइड है ये गैसेस फॉर्म में हो जाता है। ऊपर कॉटन इसलिए लगा रखी है ताकि गैस बाहर ना हो। उसके बाद क्या होगा, थोड़ी देर हम छोड़ेंगे, जैसे ही ये कूल डाउन होगा तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड देखो डिपोजिशन हो रहा है इसका, यानी अमोनियम क्लोराइड जो गैसेस फॉर्म में था ना दोबारा किस फॉर्म में आ गया, सॉलिड फॉर्म में आ चुका है। उसके बाद वही है, क्या बोल रहा है ये, सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। एक और हमने बात करी थी ना, गैसेस को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विफाइंग में। तो देखो, बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोजर टुगेदर। फॉर एग्जांपल मान लो ये गैस है हमारे पास, ये इसका पिस्टन है, ये सिलेंडर है। अब हमने क्या करा, पिस्टन पर प्रेशर लगाया, पार्टिकल पहले दूर दूर थे अब और पास पास आ गए, और प्रेशर लगाया अब और पास पास आ गए, इतने पास आ गए कि ये किसकी तरह बिहेव करने लगता है, लिक्विड की तरह। और इसीलिए जब एलपीजी सिलेंडर को हम हिलाते हैं तो उसमें हमें क्या लगता है, पानी भरा हुआ है। रियल में वो पानी नहीं होता, रियल में क्या होता है, वो गैस ही होती है लेकिन बिहेव कर रही होती है लिक्विड की तरह। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टॉपिक देखो जो हमारे पास है, नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर अगर हम चेंज करें तो इसका क्या इफेक्ट होगा। इंक्रीज और डिक्रीज द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करके हम क्या कर सकते हैं, मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। गैसेस को लिक्विफाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, और टेम्परेचर को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, गैसेस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विफाई बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है उसके बारे में देखिए। विजिबल है ना, हाँ। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में भी पाई जाती है और इसको हाई प्रेशर के अंदर क्या करा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। क्या कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर पर लाकर सीधा किस फॉर्म में आ जाएगी, ये गैसियस फॉर्म में। दिस इज द रीजन दैट
सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। इसीलिए हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। इंपॉर्टेंट है ये, टिक द करेक्ट आता है यहाँ से 1 नंबर का कि भाई बताओ ये भी सब्लिमेशन ही प्रोसेस है, ये ध्यान रखना। बच्चों को पता ही नहीं चलता, वहां पे ऑप्शन में आ जाता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, 3 और अलग अलग दे देगा और तुमसे पूछेगा कि बताओ किसमें सब्लिमेशन हो रहा है, बच्चों को पता ही नहीं होता। ड्राई आइस किसे बोलते हैं? ड्राई आइस का मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, सॉलिड से सीधा किस में कन्वर्ट हो रही है, ये गैसियस फॉर्म में, इसीलिए हम इसको सब्लिमेशन भी, ये प्रोसेस भी क्या है, सब्लिमेशन। आगे है लेटेंट हीट। ये क्या होती है? द हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। जब हम स्टेट को चेंज करते हैं ना, तो उस वाले केस में होता क्या है, जनरली बहुत टाइम तक टेम्परेचर सेम होता है। सेम क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने एक बीकर लिया, ठीक है, एक बीकर लिया, इसके अंदर हमने क्या करा, इसके अंदर हमने आइस ली, यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर मैंने लगा दिया थर्मामीटर। अब मैंने यहाँ से बर्नर लिया और इसको जला दिया, तो क्या होना चाहिए, बर्फ धीरे धीरे मेल्ट होगी। टेम्परेचर यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखा रहा है। अब टेम्परेचर तो यहाँ से लगातार जा रहा है ना, जब तक बर्फ बिल्कुल पिघल नहीं जाती तब तक हमारा जो है ना थर्मामीटर इस पर रीडिंग जो दिखाता है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखाता है। क्यों दिखाता है? लेटेंट हीट के कारण, ठीक है। अब फ्यूजन देखो क्या होता है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, इसको हम फ्यूजन बोलते हैं, या इसको हम दूसरे नाम से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी बोलते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, जनरली 1 kg सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट एनर्जी की जरूरत है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या वेपराइजेशन, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड, 1 kg लिक्विड को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए या वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी क्या कह रहा है, बॉइलिंग पॉइंट से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 1 kg सॉलिड को जितना वेपराइजेशन, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। क्या कह रहे हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या वेपराइजेशन क्या होता है कि 1 kg लिक्विड को गैसियस या वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट एनर्जी की जरूरत है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। Thus, we can say that pressure and temperature determine the state of substance, whether it will be solid, liquid or gas। यानी हम कह सकते हैं टेम्परेचर और प्रेशर भी क्या करता है, डिटरमाइन करता है किसी सब्सटेंस की स्टेट को, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो। अब इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, इनमें क्या डिफरेंस होता है? बॉइलिंग तो पता है ना, वाटर कितने पर होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होता है। बॉइलिंग पॉइंट से अगर नीचे पर वाटर क्या होता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो इसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। क्या कह रहा है कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो है हमेशा मूव करते रहते हैं, कभी भी रेस्ट में नहीं होते। एट द गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या कहता है, एक गिवन टेम्परेचर पर सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी क्यों है? क्योंकि पार्टिकल लगातार मूव कर रहे हैं, ठीक है। इन द केस ऑफ लिक्विड, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस, लिक्विड वाले केस में सरफेस पर जो पार्टिकल होते हैं हैव हायर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी उन पर क्या होती है, ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो हीट अप हो रहे होते हैं, इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को पार करने में सफल हो जाते हैं। और उसके बाद होता क्या है, ऑफ अदर पार्टिकल एंड गेट कन्वर्टेड टू वेपर, और वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, नोट करो, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। यानी इवेपोरेशन हमेशा बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है। अच्छा, इवेपोरेशन के लिए तो फिर इसको क्या चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि ये कहां पर हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। तो हीट एनर्जी जो है ये अपने आसपास के इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, आसपास जो है इन्वायरमेंट में क्या होती है,
ठंडक महसूस होती है, कोल्डनेस हो जाती है, ठीक है, थोड़ा ठंडा महसूस होता है। तो इवेपोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग, इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है, हमेशा कूलिंग होती है। अच्छा, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो फर्स्ट देखो, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस ऑफ सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये बाउल है, इसके अंदर मैंने कितना लिया है, 50 ml वाटर लिया है, कितना वाटर लिया है, 50 ml, ठीक है। एक मेरे पास ये बड़ा सा बाउल है, इसमें भी मैंने कितना लिया है, 50 ml वाटर लिया है। तो इसमें तो पानी नीचे ही रह जाएगा क्योंकि बड़ा बर्तन है। दोनों को मैंने क्या रखा, सनलाइट में रख दिया। तो बताओ पानी किसका पहले इवेपोरेट होगा, इसका या इसका? ऑब्वियस सी बात है, ये मान लो ए है, ये बी, तो बी वाले में होगा, क्यों, बी का एरिया ज्यादा है, ठीक है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है अगर सरफेस एरिया ज्यादा हो। दूसरा, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर मान लो ज्यादा है, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गेट इनटू वेपर स्टेट, तो क्या होगा, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी पार्टिकल में और वो आसानी से इवेपोरेट हो पाएंगे। इसके लिए भी एग्जांपल है, मान लो ये बाउल ए है, ये बाउल बी है, दोनों में सेम 50 ml है, ठीक है, और दोनों का सेम साइज है, ये सी मान लो। इन दोनों को, एक को मैंने रखा सनलाइट में, दूसरे को मैंने कहाँ रख दिया, शेडो में जहाँ छाया है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन यहाँ जल्दी होगा, यहाँ टेम्परेचर कम है तो इवेपोरेशन यहाँ क्या होगा, कम, ठीक है। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, ह्यूमिडिटी क्या होती है, वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट होते हैं इसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर, और हमारे आसपास की जो एयर है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर को ही होल्ड कर सकती है, उससे ज्यादा वाटर होल्ड नहीं कर सकती वेपर एट गिवन टेम्परेचर। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन इन एयर इज ऑलरेडी हाई, अगर मान लो ह्यूमिडिटी वाला डे है तो उसके अंदर तो पहले से ही क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर है एयर के अंदर, देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस, यानी ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगा, ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। विंड स्पीड, अगर विंड स्पीड ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन का रेट भी क्या होगा, ज्यादा, विंड स्पीड कम होगी तो इवेपोरेशन का रेट भी क्या होगा, कम। लास्ट टॉपिक देखो, लास्ट पेज है, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। अभी हमने बात करी थी ना कि इवेपोरेशन हमेशा क्या करता है, कूलिंग करता है। The particle of air absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation। क्या कहता है कि आसपास के जो लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं आसपास से, ये क्या करते हैं, दोबारा एनर्जी को रीगेन करते हैं, और रीगेन करने की वजह से क्या होगा, आसपास की जो एनर्जी है वो इनके पास क्या होगी, ट्रांसफर हो जाएगी, और आसपास का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, इसीलिए इवेपोरेशन की वजह से हमेशा कूलिंग होती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है घर में जो कूलर वगैरह यूज करते हैं हम, सबसे अच्छा एग्जांपल है कूलर का। कूलर क्या करता है, इवेपोरेशन होता है ना कूलर के अंदर भी, तो उसको जो हीट एनर्जी चाहिए होती है वो वाटर से ले लेता है, जिसकी वजह से पानी ठंडा हो जाता है, और उसी की वजह से क्या होता है, हवा भी ठंडी ठंडी फेंकता है वो। इवेपोरेशन वर्सेस बॉइलिंग, अब इवेपोरेशन और बॉइलिंग दोनों में क्या डिफरेंस है, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, बॉइलिंग क्या है, बल्क फिनोमिना है, ये बल्क में होता है। पार्टिकल फ्रॉम द बल्क होल ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट, बॉइलिंग अगर करोगे तो जितना भी होल हमारे पास जो है लिक्विड वो चेंज हो जाएगा वेपर में। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, ये सरफेस पर ही होता है, हर जगह नहीं होता, ये बल्क फिनोमिना नहीं है। पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस गेन enough energy to overcome the force of attraction present in the liquid and change into vapor state। इसमें क्या होता है, बस सरफेस वाले जो पार्टिकल है ना उसमें काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं, और वो इतनी गेन कर लेते हैं कि स्केप कर जाते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से और वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। केल्विन एंड सेल्सियस स्केल, तो देखो केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, एसआई यूनिट क्या है टेम्परेचर की, केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस में 273.16 केल्विन होता है, लेकिन हम क्या करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस को सहूलियत के लिए 270 के लेते हैं, केल्विन लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर इन केल्विन अगर हमें निकालना है तो टेम्परेचर इन सेल्सियस है, उसमें 273 हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है। इसका मतलब सेल्सियस जो है वो बिगर यूनिट है और केल्विन जो है वो स्मॉलर यूनिट है, यानी अगर
सेल्सियस से केल्विन पर जाना है तो 273 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। और केल्विन से सेल्सियस पर आना है तो 273 आपको माइनस करना पड़ेगा। केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर हैज ऑलवेज पॉजिटिव साइन, इसमें हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव साइन होता है, हेंस रिगार्डेड एज बेटर स्केल देन सेल्सियस, इसीलिए इसको हम बेटर स्केल मानते हैं सेल्सियस से। एटमॉस्फेयर ATM is a unit of measuring pressure exerted by the air. SI unit of pressure is Pascal, जिसको हम PA से डिफाइन करते हैं। 1 एटमॉस्फेयर 1 इंटू में 0.1 इंटू में 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है। द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एयर हमारे ऊपर प्रेशर लगाती है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 एटमॉस्फेयर एंड इज टेकन एज द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सी लेवल पर कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ये नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। यहीं पर हमारे पास ये चैप्टर था, पूरा का पूरा ये चैप्टर हो गया खत्म। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। पूरे नोट्स हमने खत्म कर लिए। आप क्या कर सकते हो, वीडियो को रोककर एक एक लाइन लिख सकते हो, ताकि इन फ्यूचर जब आपको पढ़ना हो तो आप अपनी कॉपी से पढ़ लो, आपको वीडियो की जरूरत ना पड़े। और इस चैनल पर लगातार हम वीडियो डालते रहेंगे, ठीक है। पूरी साइंस हम इस साल खत्म करेंगे, जर्नली टाइम से पहले सिलेबस हम खत्म करा देंगे। जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, MCQ है, सारी चीजें चैनल पर डलती रहेंगी, तो